हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, अब नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत कम दिन है हम लोगों के पास एग्जाम्स को लेकर के, तो इस चैप्टर के पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वन शॉट अगर ला पाई तो, ठीक है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट ताकि आप लोगों का जैसा भी है कोर्स में एक बार करवा सकूँ, जितने भी चैप्टर्स ले पाऊँ तो। सो चलिए, इस वाले चैप्टर को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है। आप लोग वीडियोस को देखिए बेटा, तब समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ, देर नहीं करते। सो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली अभी तक क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए एक एक करके लाता है और कोड्स के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है और फाइनली उसका मोटो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो अपने अभी तक हमने पढ़ा था। तो प्रोटीन सिंथेसिस को ही ट्रांसलेशन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन की ये प्रोसेस होती है। तो स्टार्टिंग से हल्का सा एक चीज़ देखो कि सबसे पहले ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, जीनोम होता है, ठीक है ना। वो जीनोम 23 क्रोमोसोम्स है, सारे 23 क्रोमोसोम्स में बराबर बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स के उसके अंदर फर्दर क्या है, डीएनए है। डीएनए पैक किस में होता है, बताया था मैंने आपको, एक, ठीक है, हिस्टोन में, ठीक है ना। हिस्टोन के चारों ओर डीएनए पैक होगा। डीएनए के अंदर क्या होती है, जीन्स होती है। जीन्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं। जीन्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं और फाइनली वो जो है प्रोटीन्स के फॉर्म में ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब हम लोगों ने और सब चीज हम पढ़ चुके हैं, अब हम फाइनल पार्ट में आ रहे हैं आज अपने प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके बाद हमारा टॉपिक का छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। देखो, हमने बोला था जीन की स्टार्टिंग, ठीक है, जीन्स होते हैं। हमने बोला कि मैसेंजर आरएनए है। यहाँ पे कौन सा वाला एंजाइम, डीएनए पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। किसको स्टार्ट करता है, हमारी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्या बनाएगा ये आरएनए पॉलीमरेज किससे अटैच होगा बेटा, अटैच होगा मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। कौन अटैच हुआ, आपका आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल अटैच टू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंडबंदी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। ये बन गई पूरी, और जैसे ये बनी तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ वहां मैंने बोला ना, फ्री बेसिस ऐसे ऐसे करके अटैच रहते हैं, ऐसे फ्री बेसिस अटैच, ये आते रहेंगे, इसके ऊपर चिपकते रहेंगे, चिपकते रहेंगे, ऐसे करके चिपकते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ की भी एक स्ट्रैंड बन जाएगी, ठीक। ऐसे मैंने कल बताया था ना, ऐसे ऐसे आते रहेंगे। इसके हिसाब से नीचे अगर ए है तो ऊपर, जैसे अगर नीचे जी है तो ऊपर साइटोसिन आ जाएगा। एडेनिन है, अगर आरएनए की स्ट्रैंड बनाना है तो यू आएगा। डीएनए की है तो टी बनेगा, ठीक है। इस टाइप से ये अटैच होते रहेंगे। तो यही जो प्रोसेस है, फ्री बेसिस का आना, फ्री बेसिस का आना और तुम्हारे मैसेंजर आरएनए की प्लेट में उसका जुड़ना, ठीक है ना। ये मैसेंजर आरएनए नीचे एक दे रखी है ऑलरेडी, ये फ्री बेसिस आते हैं, इसके ऊपर लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, ऐसे अटैच होते रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से अटैच होंगे, देखो इस टाइप से ये अटैच हो गए तो ये क्या बनाएंगे, अपनी ये पूरी की पूरी वो बना लेंगे, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री इस टाइप से बनाते हुए चलेंगे। ये ऐसे ऐसे अटैच होते गए ना बेटा, तो ये क्या करेंगे, देखो अपनी पूरी ये बना देंगे, ऐसे करके इसके नीचे से बनती जाएगी, ठीक है। एक ऑलरेडी बनी हुई है, ऊपर से बने, नीचे से एक को हम टेम्पलेट की तरह ले लेते हैं। ये इतनी बार पढ़ चुके हैं, आई होप आपको शायद समझ आ ही गया होगा। तो मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, इसको हम किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्पलेट की कर रहे हैं। अब टेम्पलेट की तरह इसको यूज करने से पहले हमें थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। कल ही बताया था मैंने, कुछ हमारी चीजें होती हैं जो जरूरी होती है स्ट्रैंड में, उनको हमने बोला था एक्सॉन, और कुछ अननेसेसरी पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स को आउट करना और एक्सॉन्स को आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये चीज कल समझाई थी, तो ये जरूरी होती है, ठीक है ना। इससे पहले कि मैसेंजर आरएनए को हम लोग टेम्पलेट की तरह यूज करें, उससे पहले जो रिमूविंग एंड एडिंग ऑफ आरएनए का सेक्शन, जिसमें कि इंट्रॉन्स को आउट करो, एक्सॉन को ज्वाइन करो, ये चीज हम कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद जब ये बन गई स्ट्रैंड, टेम्पलेट की तरह आप काम कर सकती है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये क्या करती है कि हमारे न्यूक्लियस से बाहर निकलती है। अभी तक ये सब चीजें क्या थी, न्यूक्लियस में थी, तो ये न्यूक्लियस से बाहर निकलती है। अब कहाँ जाएंगी, ये साइटोप्लाज्म में जाएंगे, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में इसकी हेल्प कौन करेगा बेटा, राइबोसोम करेंगे। राइबोसोम के दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉल होती है और एक बिग होती है, ठीक है। तो जैसे जब मैसेंजर आरएनए इसमें टेम्पलेट की तरह आ गई ना, तो ये जो स्मॉल सब यूनिट होती है, ये अब बेस पेयर्स को यहाँ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इसके बेस पेयर्स आएंगे और इसमें लगेंगे, ठीक है ना। इसमें लगते जाएंगे, लगेंगे, और ये लगते हैं 3 के फॉर्म में। किस फॉर्म में लगते हैं बेटा, 3 के फॉर्म में लगते हैं। यही चीज अभी मैं जेनेटिक कोड में आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद जस्ट वही समझाती हूँ, ठीक है। तो ये 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में आएंगी, और ये आएंगी तो फिर ये इनको टीआरएनए भी आ जाता है यहाँ पे,
टीआरएनए का रोल है, टीआरएनए इन तीनों को पढ़ेगा और इसके हिसाब से क्या बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा। ऐसे फिर दोबारा से आएंगी, फिर वो नया आएंगे, फिर नया एमिनो एसिड बनेगा, फिर दोबारा से यहाँ से बेस पेयर नया बनेगा। ऐसे करते 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 पूरी एक चेन बन जाएगी। तो कौन करता है ये सारा काम, राइबोसोम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी इसीलिए कहते हैं। तो ये जो मैसेंजर आरएनए अभी बन गई ना, पूरी टेम्पलेट बन गई, कहा ना मैंने यहाँ पे इंट्रॉन आउट हो गए, एक्सॉन्स आपस में चिपक गए, तो उसके बाद ये कहाँ आता है, सीधे के सीधे राइबोसोम्स के पास आता है। ठीक, इसको समझने के लिए अब ये हुआ, राइबोसोम के पास आया, समझ लीजिए। फिर यहाँ पे टीआरएनए भी आ गया। टीआरएनए क्या करेगा, इन राइबोसोम्स को, ठीक है, दे विल कैरी राइबोसोम्स को के पास, ठीक है, एमिनो एसिड्स आएंगे। यहाँ कौन आएंगे, एमिनो एसिड्स आएंगे। और एमिनो एसिड्स आएंगे तो मैसेंजर आरएनए, मैंने बोला तुमको 3 बेसिस होते हैं, उनको पढ़ेगा और जैसे ही उनको पढ़ेगा उससे रिलेटेड उसका एमिनो एसिड डिलीवर करने का काम किसका होता है, टीआरएनए का होता है। और एक एमिनो एसिड की पूरी चेन बन जाएगी, समझा रही थी ना मैं, पूरी चेन बन जाएगी। और चेन बनेगी तो वो सोचो कि आप फिर वो फाइनली आउट हो जाती है यहाँ से, ठीक है ना। जैसे ही एक बार पूरी मैसेंजर आरएनए ये फाइनल जितना टेम्पलेट था यहाँ तक का पूरा काम होता रहता है, तो इसमें ऐड होते रहते हैं और फाइनली फिर ये बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये गिर जाती है, मतलब फिर यहाँ पे ये अटैच नहीं रहेगी, फिर ये आउट हो गई, बन गया पूरा का पूरा हमारा, ठीक है ना। प्रोटीन फिर आइडेंटिफाई होगा, फिर ट्रेट के रूप में नजर आएगा। तो ये प्रोसेस है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत इत्मीनान से कभी मैं इसको आगे फ्यूचर में बनाऊंगी तो वहां पे आप लोग और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और तब तक आप लोग अपना क्लियर कर लेंगे। तो जेनेटिक कोड समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक कोड क्या होते हैं, देखो जेनेटिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड से फर्क भी बहुत पड़ता है। हाँ? अगर न्यूक्लिक एसिड बदल गया, चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, अगर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, वो चेंज हो गए तो उससे एमिनो एसिड चेंज हो जाता है। एमिनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा न्यूक्लिक एसिड में चेंज भी एक लिमिट का ही सही है, एक्स्ट्रा चेंजेस से दिक्कतें भी होती है। अब क्या दिक्कत होती है वो भी अभी बताऊंगी मैं आपको। तो देखो इसमें जॉर्ज गैमो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 4 बेसिस, हमें पता है ना 4 बेसिस क्या क्या होते हैं, ये यूरेसिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है। आरएनए की बात कर रहे हैं तो यू है, अगर डीएनए की बात करते हैं तो थाइमिन आ जाएगा, एटीजीसी, ठीक है, याद रखना। अगर एटीजीसी नहीं है तो दूसरा होगा एयूजीसी, ठीक, ये दोनों सीक्वेंस को याद रखिएगा। तो इन्होंने, जॉर्ज गैमो ने बताया कि 4 बेसिस होते हैं और इन 4 बेसिस की हेल्प से हम 20 एमिनो एसिड्स बनाते हैं। कितने बनते हैं, 20 एमिनो एसिड। पर उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो 3 के कॉम्बिनेशन में होगा, 3 होंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट। तो ये जो मैं 3 बोल रही हूँ ना, ये कोडोन हुए, क्या हुए बेटा, ये कोडोन। और ये 3 की वजह होने की वजह से इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपलेट कहते हैं। अब इनको बनाना बहुत आसान है, देखो जैसे हम लोगों ने इसमें पन्नेट स्क्वायर बनाया था वैसे ही कुछ है। ये 4 होते हैं बेसिस, बोला ना मैंने, टोटल बेस कितने होते हैं, 4, पर उनका स्ट्रक्चर होता है 3 के फॉर्म में उनको रखा जाता है, पर है तो 4 ही। तो देखो ये लिख दिया UCAG लिख दिया, ठीक है, ऐसे कॉलम बनाओ, ऊपर भी लिख दो UCAG, ठीक है। अब इनको देखो, और यहाँ पर एक ही डब्बे में, यहाँ तो हम अलग अलग 4 डब्बे बनाए हमने, ठीक है, 4 डब्बे में, और हर डब्बे में अलग अलग लिखा है। इस एक डब्बे में U लिखा, फिर C लिखा, फिर A लिखा, फिर G लिखा। यहाँ भी ऐसे एक डब्बे में UCAG ऐसे लिखा। पर यहाँ पे क्या करोगे ना, आप एक ही डब्बे में ये चारों लिख लेना, UCAG, फिर दूसरे डब्बे में मैं UCAG, फिर तीसरे में भी UCAG और चौथे में भी UCAG। अब इनको बनाना इतना आसान है, पहले इसको पढ़ो, ये नीचे एरो किया मैंने, ये पढ़ो U, फिर ये ऐसे वाले को पढ़ो सेकंड नंबर पे, इस U को U, फिर ये तीसरे वाले में इसको पढ़ो U, तो ये बन गया U, क्या बन गया, U। अब इसी को पढ़ो, इसी के साथ फिर से पढ़ो, फिर आप क्या पढ़ोगे, सेकंड नंबर पे भी आपको U पढ़ना है, फिर ये दूसरे में भी ये U ही आ गया, ठीक है ना, U। अब यहाँ पे बदलना है, बार बार यहाँ पे बदलोगे, कॉमन रहेगा, इसको ही पढ़ोगे पहली बार में, ठीक है। फिर U, फिर यहाँ पे A, फिर U, फिर G, ठीक है। अब ये C वाले में, सेकंड में क्या जाओगे आप, C में चले जाओ, तो यहाँ क्या बनाओगे, UCAG, इसमें क्या बना दो आप, C, ठीक है ना, C। अब यहाँ पे U क्या बन जाएगा आपका, CCU, ठीक है। आपको मैं बुक में से समझाती हूँ बेटा, आपकी बुक में देखिए कोडोन्स बने हुए हैं, आप इजीली इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से ये देखिए इसमें बना रखा है, ये CUU, ठीक है ना। सेकंड वाले में अगर आप जाते हो तो क्या देखो, ये C हो गया, ये U हो गया, फिर CUU, ठीक है, ऐसे बनाएंगे CUU। ये पहले वाले के साथ बनेंगे, इसका और इनमें ये बदलेंगे हर बार इनको बदलना है आपको। देखिए अच्छी तरह से बुक को पकड़िए, ये सामने आपके बुक रख के लेआउट कर रही हूँ मैं, ये U, ये वाला U, ये बन गया। अब ये सेकंड वाले में देखिए, ये CU, इसका पहला U, फिर CU, इसका C,
ठीक है, फिर सी यू पहले वाले का ए, फिर इसका ए, फिर सी यू, फिर जी, ठीक है, फिर ये ए वाले के साथ जाइए, ए यू इसका पहला यू, ए यू फिर इसका पहला सी, फिर ए यू इसका थर्ड वाला ए यू, ए यू फिर इसका चौथा जी, ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में जाइए जी, जी यू इसका पहला यू, इसका जी यू इसका पहला, तो ये पहले इसका भी पहला ले रहे हैं, इसका भी पहला, पर यहाँ पे बदलते जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जाने के लिए देखिए, अब ये सेकंड में जाना है आपको, यू सी इसका पहला, यू सी इसका दूसरा, यू सी इसका तीसरा, यू सी इसका चौथा, फिर ये यहाँ जाना है आपको, इसका ये सी पहला, सी सी ये, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है, इजीली समझ आ जाता है। तो ऐसे कोड्स बनते हैं, इसमें भी आपको सारे कोड जरूरी नहीं है कि याद हो, कुछ कोड्स को याद करना बहुत जरूरी है, वो आपके एग्जाम से आएंगे। तो टोटल कितने कोड बने हैं बेटा, टोटल तो होते हैं 64, इसमें टोटल कितने बनेंगे, 64 बनेंगे, ठीक है ना। पर उसमें से 61 ही कोड ऐसे हैं जो एमिनो एसिड के बारे में बताते हैं, जो 3 कोड है ना वो हमें स्टॉप के बारे में बताते हैं। अब यहाँ प्रोसेस स्टॉप होनी है करके, मैसेंजर आरएनए जो ये बढ़ रहा है ना, वो फाइनली क्या होगा, स्टॉप होगा, जब कभी वो पर्टिकुलर कोड का कॉम्बिनेशन आएगा, कोड के कॉम्बिनेशन भी बने हुए, ठीक है। जैसे अगर GGA आता है, GGU आता है, GGC आता है और GGG आता है, तो ये सारे के सारे ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर UUU बनता है, ठीक है ना, अगर ये UUU जिस टाइप से बन रहा है, UUU UUC, तो इसका है कि ये कौन सा वाला है, फेनिल एलेनिन है, ठीक है। वहीं पे अगर CAA बनता है, CAG बनता है, तो ये ग्लूटामाइन है। वहीं पे अगर देखो मैंने बोला ना 3 कोड है जो स्टॉप को बताते हैं, तो वो क्या है, ये पक्का याद होना चाहिए बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, व्हाट दिस कोड रिप्रेजेंट। देखो 3 के फॉर्म में, हर जगह 3 के फॉर्म में, इसलिए इनको ट्रिपलेट कहा है। क्या कहा है, ट्रिपलेट। टोटल कितने बना रहे हैं, 64। 3 जो है स्टॉप है, ये तीनों के नाम लिखे हैं मैंने, देखे UGA का मतलब भी स्टॉप होता है, UAA भी स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है और UAG भी स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्पेशल। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, AUG ये 2 काम करता है, एक तो एमिनो एसिड मेथियोनिन, ठीक है, इसको लाएगा, इसका कोड है ये मेथियोनिन एमिनो एसिड का। दूसरा AUG बेटा, जब भी मैंने आपको कल बताया था ना, 3 चीजें बताई थी कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोमोटर होता है, लास्ट वाले को आप टर्मिनेटर कहते हो, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है। तो प्रोमोटर में मैंने बोला था, प्रोमोटर में जब AUG का सीक्वेंस आएगा ना बेटा यहाँ पे, तो उस AUG को आपका पहले तो राइबोसोम ने उसको देखा और वो रिलेटेड उसका एमिनो एसिड ले आएगा, ठीक है, मेथियोनिन को भी लाएगा। साथ में जो tRNA है, tRNA यहाँ पे क्या करेगा, AUG जैसे ही आया तो उसको पता है कि यहाँ से अब प्रोसेस क्या होनी है, आगे बढ़नी है, यानी कि इसने स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। AUG आते ही स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, और फिर एक एक करके यहाँ पे अलग अलग कोड होंगे, उन कोडों को पढ़ने का काम राइबोसोम का है, प्रोटीन लाने का, एमिनो एसिड का, ट्रांसफर आरएनए उसको लेकर के उसकी वो बना देनी है, ठीक है ना, पेप्टाइड बनानी है, पेप्टाइड बना के एक पेप्टाइड चेन अलग तरह से निकलती जाएगी, ऐसी वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर उसका रिलेटेड एमिनो एसिड बनेगा, फिर वो ऊपर जाकर के चेन में शामिल हो जाएगा, फिर ऐसी बनेगा, फिर वो चेन में शामिल हो जाएगा, फिर ऐसी बनेगा, फिर चेन में शामिल हो जाएगा, ऐसे करके करके ये लास्ट तक आता रहेगा, जहां तक कि टर्मिनेटर नहीं आता। टर्मिनेटर में पहुंचते ही कौन सा वाला कोडोन आएगा, UGA या UAA या UAG, इन तीनों में से कोई एक सीक्वेंस नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस पे ऊपर। और ये सीक्वेंस आते ही ये समझ जाता है कि यहाँ पे क्या है, अब स्टॉप होना है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, और उसके बाद ये जो इतनी लंबी चेन बन रही है ये फॉल ऑफ हो जाती है, ये गिर जाती है, यहाँ से निकल जाती है, इसका काम पूरा हो गया प्रोटीन बनाने वाला, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसी में मैं तुमको बताऊं कि एक UTR भी होता है इस टर्म में। UTR क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि जिनको ट्रांसलेट नहीं किया गया है, ऐसे रीजन जो कोई ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। तो UTR ना बेटा इससे पहले भी होगा, प्रोमोटर से पहले यहाँ पर भी होगा UTR, और यहाँ पर भी होगा UTR, टर्मिनेटर के बाद भी होगा, यानी कि जहाँ प्रोसेस खत्म होती है वहां पर भी UTR होगा, और जहां से प्रोसेस शुरू हो रही है वहां पर भी UTR होगा, ठीक है ना। तो इनको तभी क्या कहा जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है। उसके अलावा ये जो UTR है, एक स्ट्रैंड 5 हो गई, दूसरी कोना उसका 3 हो गया, ठीक है, 3 प्राइम और 5, तो ये 5 प्राइम में भी पाए जाते हैं और 3 प्राइम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आप इतना समझ गए हो गया है सपोज, तो कोड काफी हद तक क्लियर हो गए ना आपके, कि 3 के फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में कोड होते हैं, उनको ट्रिपलेट कहते हैं, कोडोन कहलाएंगे। ये जॉर्ज गैमो को इसका वो जाता है, इन्होंने 4 बेसिस का कॉम्बिनेशन बताया था, ठीक है, 4 बेसिस होते हैं टोटल, पर वो 3 के कॉम्बिनेशन में होते हैं, टोटल 20 एमिनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, ये तब बता दिया तुमको।
तुमको मैंने ये समझा दिया, ठीक है। टोटल 61 कोड है, 3 उसमें से स्टॉप कोडोन है, ओके। 64 टोटल होते हैं, तो ये चीज समझा दी। अब इसमें मैं तुमको थोड़ा सा टीआरएनए के बारे में भी बता दूं कि ये टीआरएनए क्या होता है। टीआरएनए क्या है, देखो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है तुम्हारी मैसेंजर आरएनए, क्या है बेटा, ये मैसेंजर आरएनए जो आई है, ठीक है, न्यूक्लियस से आ गई है। तो वहां से आने के बाद उसमें तो भैया लगे हुए ना, एक में तो ऑलरेडी है बेसिस, ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से ए है तो उसके हिसाब से यू हो जाएगा, जी है तो उसके हिसाब से सी हो जाएगा, यू है तो उसके हिसाब से ए हो जाएगा। तो ये जो नीचे का लोब होता है इसको एंटी कोडोन कहते हैं, इस कोड के ऑपोजिट है तो ये एंटी कोडोन कहलाएगा, ठीक है। और जो इसका ऊपर का सिरा होता है ना, इसको कहते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर या फिर बाइंडर। यहाँ पे ना एमिनो एसिड्स बाइंड होती है, क्या होती है, बाइंड होती है। यहाँ पे एमिनो एसिड चिपकेंगी, ठीक, इस कोने में एमिनो एसिड चिपकेंगी और फिर ये फाइनली लास्ट में टीआरएनए जो है इनको आगे आगे को देता जाएगा, राइबोसोम से रिलेटेड काम करता जाएगा और पेप्टाइड की चेन बनाएगा। ये कुछ इस टाइप से बनाया है, देखो ये टीआरएनए कुछ इस टाइप से होता है। ये तुम्हारा नीचे का हो गया, ये यहाँ पे तुम्हारे जैसे मैसेंजर आरएनए आ गई, ठीक है ना। इसको मैं हल्का सा तुमको समझाती हूँ कि ये कैसे है। ये है जैसे ये नीचे से मैसेंजर आरएनए, ये टेम्पलेट है, क्या है, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये बेसिस ऐसे ऐसे करके आएंगे, ये ऐसे ऐसे करके चिपक जाएंगे, ठीक है ना, फ्री बेसिस है बेटा, ऐसे ऐसे करके ये चिपकेंगे। जब ये कॉम्बिनेशन तीन आगे आपस में चिपके, इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ये सीधे ट्रांस टीआरएनए इसको ले जा करके इसकी यहाँ पे एक पूरा इसका ऐसा ये प्रोटीन जैसा एमिनो एसिड जैसा गोला बनेगा और ये यहाँ पे रह गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे बन गया। ऐसे करके आते रहेंगे, चिपकते रहेंगे, बनते रहेंगे काफी सारे। और इसके यहाँ पे इसी जगह पे, इस जगह पे राइबोसोम्स है, एक यूनिट यहाँ पे है और एक यूनिट यहाँ पे एक राइबोसोम, यहाँ पे एक राइबोसोम, यहाँ से आते जा रहे हैं, यहाँ पे बनते जा रहे हैं, यहाँ से चेन बन के आगे को निकलती जा रही है, ठीक है। कुछ इस टाइप से होता है, एक पिक्चराइजेशन जैसी अपने माइंड में बना रहे हैं आप लोग, तब मैं ये हल्का सा आपको एक आइडिया दे रही हूँ बेटा, ठीक है, कि किस टाइप से अपने दिमाग को आप लोग फॉर्म कर सकते हैं समझने के लिए। अब इसी में देखो ये बता दिया, तो ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर वाला एरिया हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, एंटीकोडोन एरिया हो गया, जहाँ पे इसका जस्ट जो भी इससे रिलेटेड इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुमको समझा दी। तो कभी भी जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, देखो ये AUG आया है, क्या आया है, AUG आया, AUG आया यानी कि ये मिथ्योनिन है। कौन सा है, एमिनो एसिड बोल बात करें तो मिथ्योनिन, और AUG अगर इसकी बात करें तो ये तो प्रोमोटर है। क्या है ये, मैंने बताया ना तुम्हें, AUG देखो मिथ्योनिन का काम भी करता है और इनिशिएटर का काम भी करता है, यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही स्टार्टिंग में AUG ने आना पक्का जरूरी है, ठीक है ना, तभी प्रोसेस स्टार्ट होगी। और प्रोसेस होती ही वहां से स्टार्ट है जहां पे ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा AUG का, ठीक है ना, इस टाइप से। तो वो आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, एक एक करके बनते जाएंगे, आगे आगे को बढ़ते जाएंगे। अब इसी ट्रांसलेशन में मैं जो बात कर रही हूँ, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का बनना, ठीक है ना, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, वो क्या है आपका ट्रांसलेशन है। ओवरऑल फाइनली प्रोटीन इसमें फॉर्म होती है। तो अमीनो एसिड बेटा ये ना अब बन तो रहे हैं, तो इनको भी क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, आरएनए के फॉर्म में मिलती है। तो ये अमीनो एसिड्स एक्टिवेट होते हैं एटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है ना, एटीपी जब होता है तभी ये एक्टिवेट होते हैं। और ये एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे तुम्हारे, दे गेट एक्टिवेटेड, और ये किससे जुड़ जाते हैं, फाइनली तुम्हारे टीआरएनए से जुड़ेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड तभी जुड़ते हैं जब ये एक्टिवेट होते हैं, तो टीआरएनए में जुड़ेंगे, फिर टीआरएनए इनको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो जो ये चार्जिंग कहलाती है ना, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड, इसी को कहते हैं हम लोग, ये चार्ज किया, आरएनए बना, आरएनए से चार्ज हुआ, तो इसी को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कह सकते हैं। या इसके लिए एक और दूसरा नाम है, दैट इज अमीनो एसिटिलेशन, ठीक है ना, अमीनो दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसिटिलेशन ऑफ टीआरएनए। समझ गए आप लोग, इतना क्लियर हो गया होगा। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है अमीनो एसिड ये क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है, या अमीनो एसिटिलेशन ऑफ टीआरएनए क्या होता है। तो सिंपल है, वो आपका चार्ज अप हो जाना, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का चार्ज अप होना, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, ये कहेगा। तो मैंने आपको ये चीजें भी समझा दी, कोडोन समझा दिए। अब इसी में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट से बेटा, आज जो मैं आपको बता रही हूँ इनमें काफी ऐसी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिएगा। एक वर्ड है आपका, आता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई चेंज आ गया और उसकी वजह से सारा ही उसकी रूपरेखा ही बदल गई, बहुत बड़ा चेंज उसमें हो गया, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। क्या है सिकल सेल, ऐसा होता है ब्लड का शेप, तो वो हो कैसे जाती है, सिकल की शेप की हो जाती है, जिससे कि आदमी पेशेंट
पेशेंट जो है एनीमिक हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जब कोई सिंगल बेस पेयर में बदलाव आता है, क्या आता है, सिंगल बेस पेयर जब बदलता है किसी भी जीन का, तो वो क्या कहलाती है, आपकी पॉइंट म्यूटेशन कहलाती है। उससे फिर जो बदलाव आएंगे दैट इज ओनली कॉल्ड एज म्यूटेशन। पर वो क्योंकि एक सिंगल बेस पेयर में आए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। तो चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन जीन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। तो जैसे कि हमने उसमें देखा था ना, ग्लूटामिक एसिड था सिकल सेल एनीमिया के केस में, ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, वैलिन में हो जा रहा था। वैलिन में होने की वजह से क्या हो रहा था, पूरा का पूरा आरबीसी का शेप भी बदल जा रहा था, और उससे आदमी को कितनी परेशानी, बहुत बड़ी बीमारी हो रही है ना, एनीमिया की बीमारी हो जा रही है, ठीक है ना, ब्लड शेप प्रॉपर नहीं है तो एनीमिक हो जाएगा पेशेंट। तो ये आपका क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। आता भी है और इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। कभी सिकल सेल एनीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो पॉइंट म्यूटेशन यू विल राइट डाउन। इसी में दूसरा क्या आता है आपका फ्रेम, इसमें आता है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन। फ्रेम शिफ्ट, पूरा फ्रेम ही बदल गया है, कहने का मतलब वर्ड में ही कुछ आंसर्स छुपे रहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, इंसर्ट यानी कि जाएंगे, डिलीट यानी कि निकलेंगे, या तो जाएगा या फिर निकलेगा। अब जाएंगे कितने, अगर जा रहे हैं तो भी एक एक करके 3 ने जाना पड़ेगा, और आ भी रहे हैं तो एक एक करके 3 आएंगे, ठीक है ना। तो तब जाकर के क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, फ्रेम बदल जाता है, मतलब उसका एक सेंस बनेगा, पर वो सेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि एक या फिर एक से ज्यादा मल्टीपल बेसिस, कभी उनमें या तो वो एक्स्ट्रा आ जाए, इंसर्ट हो जाए, या फिर वो निकल जाए, डिलीट हो जाए, तो उससे पूरा जो फ्रेम बदलता है, पर फ्रेम बदलेगा पर चेंज तो होगा, बट ऐसा नहीं कि वो टोटली चेंज हो जाएगा। सेंस उसका कुछ हद तक हमें अभी भी मिल रहा है, ठीक है ना, हमें कुछ उसमें से पता ही चलेगा। ऐसा नहीं कि वो पूरा चेंज ही कर देगा, बिल्कुल इधर का उधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें चेंज का अलग ढंग से चेंज आता है, जिससे गलत असर नहीं पड़ता है। तो दैट इज, उसको हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी देखिए एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। एक एग्जांपल देखो, देखो राम हैज रेड कैप दिया है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हुआ, देखो बी इंसर्ट हो गया, क्या हो गया, बी इंसर्ट हो गया, तो ब्री तो कोई सेंस नहीं ला रहा। फिर उसके बाद आई इंसर्ट हो गया। फिर तीसरे में देखो मैंने कहा 3 ने इंसर्ट होना पड़ेगा, अगर आ रहे हैं तो 3 आएंगे, बिग आ गया, बी जी आ गया, तो इसका सेंस क्या हो गया, राम हैज बिग रेड कैप, ठीक है ना। तो लाल कैप तो है ही है, पर अब बड़ी वाला भी एक सेंस और जुड़ गया, ये 3 एक बार जुड़ गया, ठीक है, ये इंसर्शनल हो गया। अब अगर मैं कोई चीज हटा देते हैं, जैसे राम हैज, पहले ई हटा दिया, फिर डी हटा दिया, फिर ए हटा दिया, तो क्या हो गया, राम हैज कैप हो गया, ठीक है। तो अभी भी राम के पास कैप ही है, ठीक है ना। तो उसमें इतना ही है कि सेंस में बदलाव हल्का है, पर ऐसा नहीं है कि जिससे कि कुछ गलत असर पड़ सके। तो इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। आई सपोज मैंने आपको आज के इस वीडियो में काफी चीजें अच्छे से समझा दी हैं बेटा। तो एक बार इसका हल्का सा जाते जाते मैं फिर से फाइनल कर दूं, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है, किस टाइप से फाइनली हम प्रोटीन में होते हैं, वो आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। एक बार टोटल पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए हमने पढ़ा क्या है। मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए मैं इसमें से समझाती हूँ। देखिए मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है, एक एक करके ये बेस पेयर आते गए, ठीक है, बेसेस आते गए, यहाँ लगते गए, वो अपनी लाइन को बना रहा है। बनाने में हमें क्या क्या चीजें, अपनी स्ट्रैंड बना रहा है, तो इसमें क्या क्या चीजें हमें हेल्प कर रही है, राइबोसोम हेल्प कर रही है, क्योंकि राइबोसोम को कहा प्रोटीन फैक्ट्री जाता है। हमें टीआरएनए हेल्प कर रहा है, टीआरएनए एडाप्टर का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे जैसे अमीनो एसिड्स बनेंगे उनको आगे आगे को ले जाएगा, आगे ले जाके पेप्टाइड चेन बनेगा। फाइनली जब पूरा बन जाता है तो पेप्टाइड चेन फॉलो ऑफ हो जाती है, ठीक है, फिर ट्रेड के रूप में एक्सप्रेस होंगी वो चीजें। और इसमें हमारे जो होते हैं इनिशिएटर में, मैंने आप लोगों को जब मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड बनने से पहले मैंने आपको बताया था उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, इंट्रॉन्स हटेंगे, एक्सॉन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये चीजें समझा चुकी हूँ मेन चीज। ये राइबोसोम का हल्का सा मैंने आप लोगों को समझाया किस टाइप से स्ट्रैंड होती है, टीआरएनए कैसे कैसे बनाता है और आगे को निकलता रहता है, ठीक है। ये चीज टीआरएनए समझा चुकी हूँ, ये एंटीकोडोन एरिया होता है, यहाँ पे आपका आती है, ठीक है, जितने भी आपके ये एमिनो एसिड्स की जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं, तो या उनको एक्सेप्टर या फिर बाइंडर स्टेट कहते हैं, एमिनो एसिड का एक्सेप्टर, ठीक है। और एयूजी जब तक नहीं आएगा तब तक कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, मैंने बोला, क्योंकि एयूजी
इनिशिएटर का भी काम करता है। जब तक ये 3 में से कोई एक नहीं आएंगे, यूजीए, यूए या यूएजी, तब तक कोई, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है, तब तक प्रोसेस स्टॉप नहीं होती और इनका आना जरूरी है, आते भी हैं लास्ट फाइनल स्टेज में, और उसके बाद ही आपकी चेन शेड ऑफ होती है। ठीक है, यूटीआर मैंने आपको बताया, अनट्रांसफॉर्म्ड रीजन्स को कहते हैं। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स को यूटीआर कहते हैं। इनकी भी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह अगर ट्रांसलेटिव होता रहेगा तो भैया इनिशिएट होने से पहले भी तो थोड़ा रीजन ऐसा होना चाहिए ना जिसको ट्रांसलेट ना करे, नहीं तो वो ट्रांसलेट ही करने में रह जाएगा, वो तो थोड़ा सा तो रीजन छूटना चाहिए। तो वहां पे यूटीआर आते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जो कोई कोड नहीं करते। ठीक है, स्टार्टिंग में भी आएंगे और फाइनल पॉइंट पे भी आएंगे। मैंने आपको ये सब चीजें बता दी हैं। 3 के फॉर्म्स में हमारे कोड होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, टोटल 4 बेसिस से 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक, और पॉइंट म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्फर्म चेंज हो जाने की वजह से उसका शेप चेंज हो जाएगा आरबीसी का। क्लियर? और वैसे ही हमने फ्रेम शिफ्ट बता दी है, जब एक से आपके 1 और मोर जो होते हैं आपके पूरे के पूरे कोडोन कहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस बोलो, या फिर तुम 1 या 1 से ज्यादा कोड बोलो। ठीक है ना, अगर बेस बोल रहे हो तो 3 बेसिस एट अ टाइम। ठीक है ना, ये होने ही चाहिए। तो या फिर कोडोन बात करते हो तो एक या एक से ज्यादा कोडोन का या तो आएंगे या फिर जाएंगे, जिससे कि उसका फ्रेम ही बदल जाता है पर चेंज नहीं आता, तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, सो आई सपोज बेटा आज का वीडियो आपको क्लियर होगा। मैंने जल्द में कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर को जाएंगे। ओके बेटा, सो आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके। 2-3 वीडियोस विल बी मोर आई सपोज, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी लैकोपेरन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जो पॉइंट्स हैं आपके वो इंपॉर्टेंट हैं। लैकोपेरन कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट में बन के आ जाता है, कैसे होता है उसके अंदर की बारीकी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कभी शॉर्ट से बनते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अपना फुल क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। सो 2-3 पॉइंट्स आर देयर। सो ओके, सो वर्क हार्ड बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोगों का 12th एग्जाम है, कोई भी क्लास हो, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सो कीप स्टार्टिंग।